Assalamualaikum students, I'm your teacher Laiba here. So आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर नए टॉपिक के साथ लेके आई हूँ फिर से। क्लास क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। क्लास आज हम डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ डील कर रहे हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन के साथ। क्रॉस फर्टिलाइजेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमल है। क्लास क्रॉस फर्टिलाइजेशन को हाइब्रिडाइजेशन भी कहा जाता है। क्लास टाइम को ज़्यादा किए बगैर आज का ये लंबा सा टॉपिक अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। क्लास अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। Cross fertilization is the true breeding tall male plants with the true breeding of short female is called first parental generation. The offspring were called F1 or first final generation. So, class, here we begin a new start with the new cross fertilization. क्लास क्रॉस फर्टिलाइजेशन एक तरीके से लंबे प्लांट और एक शॉर्ट प्लांट में की गई फर्स्ट क्रॉस शॉर्ट फर्टिलाइजेशन। क्लास इस तरह की फर्टिलाइजेशन को यहाँ पे फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन का नाम दिया गया है। फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन को मतलब कि फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन के ऑफस्प्रिंग को F1 का नाम दिया गया है। फाइनल जनरेशन भी कहा गया है। फर्स्ट फाइनल जनरेशन, फाइनल का मतलब है प्रोगजेनी, यानी वो कहाँ से बिलोंग है। ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 वर टॉल एंड वन ऑफ द पेरेंट्स शॉर्ट फिनोटाइप कुड नॉट अपीयर। सबसे पहले हम लोगों ने एक लंबे प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ जीनोटाइपिकली मेल को, मतलब कि एक मेल को शॉर्ट फीमेल के साथ ब्रीड करवाया। यहाँ पे मटर के कदावर प्लांट और शॉर्ट प्लांट को ब्रीड करवाया तो उसका ऑफस्प्रिंग टॉल निकला। तो ये डोमिनेंट हो गया, यानी कि सामने ज़्यादा अच्छे तरीके से आ गया। इसीलिए इसको टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट की ब्रीड का जो ऑफस्प्रिंग, यानी उसकी इन दोनों को मिक्स करके जो ऑफस्प्रिंग मिला वो था टॉल। ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग ऑफ F1 वर टॉल लाइक वन ऑफ द पेरेंट्स। सारा ऑफस्प्रिंग बहुत ज़्यादा टॉल था, जैसे कि इसके पेरेंट्स में इसके मेल प्लांट, यानी कि मेल प्लांट को इस चीज़ से और फीमेल प्लांट को इस चीज़ से जाहिर किया जाता है। तो इसमें फर्स्ट जनरेशन जो थी वो टॉल ही निकली। द टॉल शॉर्ट dominance was complete because of offspring and intermediate in size. Two parents was found. There were no mixing or blending. इसमें कोई मिक्सिंग कोई ब्लेंडिंग नहीं हुई, बस ये टॉल प्लांट शॉर्ट प्लांट के साथ ब्रीड हुआ तो हमें टॉल प्लांट ही ऑफस्प्रिंग में मिल गया। Mendels called the trait that appeared in F1 as the dominant trait. इसमें ये पता चला कि टॉल जो था वो F1 यानी कि टॉल प्लांट ने सारा का सारा अपीयरेंस अपने फादर से, यानी कि अपने मेल प्लांट से ले लिया और ये डोमिनेंट ट्रेट टॉल प्लांट ही कहलाया। और जो शॉर्ट प्लांट था वो रिसेसिव कहलाया। जो छुप गया वो रिसेसिव और जो दिख गया वो डोमिनेंट कहलाता है। A question arose in Mendel's mind: Did the appearance of trait dependent upon the sex of the parents? उसने ये सोचा कि क्या अपीयरेंस ऊपर का
यानी कि एक जेनेटिक मेकअप के लिए क्या मेल के ऊपर या फीमेल के ऊपर डिपेंड करता है। मैनी पीपल इन दोज डेज बिलीव इन एरिस्टोटल्स misconception that male parent contributed most of an offspring's inherited character। इसमें उन दिनों में लोगों का बिलीव एरिस्टोटल की कंसेप्शन के ऊपर ज़्यादा था, क्योंकि उसने कहा था सारा काम जितना भी 90% काम है वो ऑफस्प्रिंग में शक्ल हो सूरत हो सब काम मेल का होता है, लेकिन ये गलत था। द फीमेल पेरेंट जस्ट सर्व्ड टू नरिश। फीमेल जो है सिर्फ नरिशमेंट के लिए होती है, यानी कि प्लांट को उगाने के लिए या प्लांट को एक जगह जहाँ पे वो बढ़ फूल सके और पैदाइश का अमल आ सके उसके लिए सिर्फ फीमेल ही होती है। द फीमेल पेरेंट जस्ट सर्व टू नरिश इन ऑर्डर टू टेस्ट इट मेंडल मेड अ रेसिप्रोकल क्रॉस बाय सर्विंग सेक्सेस। उसने एक रेसिप्रोकल अलग से एक ग्राफ बनाया और उस पर काम करना शुरू कर दिया कि मेल पे डिपेंडेंट है या फीमेल पे डिपेंडेंट है। उसने पेरेंटल जनरेशन को P1 से शो किया और ऑफस्प्रिंग को F1 से शो किया। द रिजल्ट वॉज सेम। उसने यही प्लांट यानी कि जिसको ब्रीड करवाया था वो उसी प्लांट को वापस से मोनोहाइब्रिड किया टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ, तो उसको वापस से टॉल प्लांट का ही मिला। द रिजल्ट वॉज सेम। F1 मोनोहाइब्रिड वर टॉल एंड हैपन ऑल ऑफ द 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर। इसने 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर का सबके साथ एक ही अमल पेश किया, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा से हर बार सेम ही था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस इट इज क्रॉस बिटवीन 2 मोनोहाइब्रिड्स। यहाँ पे मोनोहाइब्रिडाइजेशन के बारे में की बात की हुई है कि एक ही प्रिंट में से क्रॉस फर्टिलाइजेशन या क्रॉस फर्टिलाइजेशन का अमल आ रहा है। तो इसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन F1 प्लांट्स टू राइज द F2 प्रोगनी। इसने फिर प्लांट को अपने अंदर ही फर्टिलाइज होने का चांस दिया। तो उसने 3.4 and 2 वर टॉल। उसने ये रिजल्ट निकाला कि 2 टॉल थे और 1 शॉर्ट था। अ क्लियर कट 3:1। फिर उसके बाद इसी प्लांट को इसने सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मौका दिया, तो उनमें से 1 शॉर्ट और 3 टॉल निकल आए। Did exist in some masked from figure 17.15 पिक्चर को देखने का बताया गया है कि 17.15 जो पिक्चर है उसमें बहुत कुछ बताया गया है कि टॉल प्लांट अगर शॉर्ट प्लांट के साथ हाइब्रिडाइज्ड हो जाए तो टॉल प्लांट ही रिलीज होगा, लेकिन अगर टॉल के साथ मिले वही प्लांट जो ऑफस्प्रिंग में निकला है उसी को किसी और टॉल के साथ ऑफस्प्रिंग में लेके आए तो 1 टॉल और 1 शॉर्ट प्लांट हमें सामने नजर आएगा। So class, the appearance of short F2, the dominant train might be temporarily marked its expression, but it could not change or modify its determining nature। तो क्लास इस चीज़ से ये बात सामने आई कि कोई चेंज नज़र नहीं आता अगर टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ हाइब्रिडाइज किया जाए। F1 टॉल वॉज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम P1 टॉल। इसमें ये बताया है कि ऑफस्प्रिंग जितना टॉल था वो अपने पेरेंट जितना कभी टॉल नहीं था, यानी कि ऐसा लगता था जब हम फर्टिलाइजेशन 2 प्लांट्स के अंदर कर रहे थे तो ऑफस्प्रिंग की साइज हूबहू क्या इस वाले प्लांट से मिलता है, नहीं ये इतना ज़्यादा लंबा नहीं था जितना इसका स्पर्म जहाँ से एंथर्स निकाले थे वो प्लांट इतना लंबा था, यानी कि ये
थोड़ा सा करेक्टर इसका भी लेके आया था, जो उसको ज़्यादा ऊंचा जाने की हिम्मत नहीं दे रहा था। F1 was tall actually and P1 was tall. How self-fertilization of P1 tall produce 100% tall offspring? फिर ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि 100% tall offspring मिल सकता है। इस टॉल तो था, लेकिन वो 75% टॉल था और 25% शॉर्ट था। यानी इन दोनों का ऑफस्प्रिंग 75% टॉल था। वो इतना छोटा भी नहीं था कि वो अपनी फीमेल डोनर, फीमेल एक्सेप्टर के पास जाए, या वो इतना लंबा भी नहीं था कि वो अपने मेल प्लांट की तरफ जाए। शॉर्ट प्रोटोगनी F1 tall was not true breeding, rather it was monohybrid. इसमें बताया कि मोनोहाइब्रिडाइजेशन इसमें हुई थी, ये ट्रू ब्रीडिंग नहीं थी, यानी कि ये आर्टिफिशियली तौर पे पेंट ब्रश से निकाले गए और फिर पेंट ब्रश से ही दूसरे फ्लावर के अंदर डाले गए। मेंडल्स गॉट सेम रिजल्ट, सिमिलर रेशियो 3:1। जब वो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के अमल के साथ गुजर रहे थे तो उसके अंदर 3:1 का सामना करना पड़ रहा था। फॉर ऑल 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर, सातों कॉन्ट्रास्टिंग पेयर के अंदर यही अमल दोहराया जा रहा था। मेंडल गॉट सेम रिजल्ट 3:1, यानी कि इसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन इसको हाइब्रिडाइज वापस किया गया और वापस टॉल प्लांट के बाद उनको टॉल ही ऑफस्प्रिंग मिला। लेकिन इसकी थर्ड जनरेशन में से एक जनरेशन यानी 4 दफ़ा फर्टिलाइज करने के बाद उसकी तीसरी या चौथी जनरेशन में शॉर्ट प्लांट की आमद भी होती थी। तो उसने F2 के साथ सेल्फ फर्टिलाइज किया तो उसको F3 मिला। Mendel also realized that F3 generation by self-fertilization F2 plants, he found that 1/3 F2, जब उसने F2 को सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मौका दिया तो उसने 1:3 ही रिजल्ट में आया। सारे ऑफस्प्रिंग टॉल ही थे। वाइल 2:3 F2 टॉल प्रोड्यूस, यानी कि F2 टॉल जो थर्ड जनरेशन निकली थी उसके अंदर से जो जनरेशन हमें सामने आई वो 2:3 थी। टॉल एंड शॉर्ट, टॉल भी मिले शॉर्ट भी मिले। पहले तो टॉल और शॉर्ट को ऑफस्प्रिंग में लेके आए हुए थे, टॉल एंड शॉर्ट से टॉल ही निकले। फिर उसके बाद टॉल एंड टॉल को मतलब कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने का प्रोसेस हुआ। जब ऑफस्प्रिंग निकला तो वो थोड़ा टॉल भी था और थोड़ा ऑफस्प्रिंग शॉर्ट भी था, यानी 3:1 का ऑफस्प्रिंग यहाँ पे नज़र आ रहा है। Mendel's interpretations. Mendel's interpreted his result intelligently. He imagined that contrasting of trained tall or short were determined by hereditary factor. उसने ये सब चीज़ें एक तरीके से इन्वेंट की कि हाँ ये टॉल एंड शॉर्ट फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। जी हाँ, ये तो टॉल एंड शॉर्ट फैक्टर्स की मदद से हो रहा था। Each individual had a pair of these factors. One factor of each pair come in from his male parent. हर फैक्टर का अपना एक स्पेसिफिक किस्म का फैक्टर होता है जो उसको मेल पेरेंट्स के ज़रिए मिलता है। द अदर फ्रॉम हिज फीमेल पेरेंट, यानी कि ट्रेंड्स 100% फादर की तरफ से नहीं आते, बट फीमेल पेरेंट से भी थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स उठाए जाते हैं। बोथ ऑफ दिस फैक्टर आर कंट्रोल्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेंड इन हिम, यानी कि हर हेरिडिटी फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए एक फैक्टर जो ट्रेंड जो एक्सप्रेशन बोलता है वही कुछ परफॉर्म होता है। मेंडल असाइंड सैम्पल ऑफ 2 फैक्टर्स। मेंडल ने 2 फैक्टर्स को डिज़ाइन किया और उसने रिजल्ट में भी 2 सैम्पल्स निकाले थे। तो वो ये था कि डोमिनेंट फैक्टर विद अ कैपिटल लेटर,
यानी कि उसने एक तरह के से रिजल्ट निकाला और उसको लिखाई के तौर पे एक डोमिनेंट फैक्टर को कैपिटल टी से और रिसेसिव फैक्टर को शॉर्ट टी से जाहिर किया। तो यहाँ हेरिडिटी पेयर्स के बारे में बताया जा रहा है। उसका काम समझने के लिए लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। उसने एक अजीब सी और बहुत ज़्यादा चालाकी से इंटेलिजेंटली एक काम किया था कि उसने डोमिनेंट यानी जाहिर हो जाने वाली ट्रेंड को कैपिटल टी से और रिसेसिव यानी बगैर जाहिर होने वाले को स्मॉल टी से जाहिर किया था। एलील्स और एलियोमॉर्फ्स अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ सिंगल जीन आर कॉल्ड एलील्स और एलिलोमॉर्फ्स। एक सिंगल जीन्स को आमतौर पे एलील्स और एलिलोमॉर्फ्स कहा जाता है। T and T are the alleles of each other। इसमें T और T के बारे में जिक्र किया गया है कि वो T और T का जिक्र किया गया है कि वो डिफरेंट एलील्स हैं। दे कंट्रोल अल्टरनेटिव फिनोटाइप ऑफ ट्रेंड। इसमें ये बात बताई गई है कि अल्टरनेटिव फिनोटाइप इसमें ये बात बताई गई है कि अल्टरनेटिव फिनोटाइप ट्रेट मौजूद होता है। फिनोटाइप ट्रेट मैं आपको इसी लेक्चर में अभी बहुत अच्छी तरीके से और समझा दूंगी। द मेंबर्स ऑफ जीन पेयर ऑक्यूपाई द जीन लोकस, यानी कि जीन पेयर्स पाए जाते हैं जीन लोकस के ऊपर। जो ट्रेंड्स को इंफॉर्मेशन मिलेगी वो जीन लोकस के ज़रिए ही मिलेगी। In P1 generation, the true breeding tall plant carried TT alleles। इसमें P1 जनरेशन का जिक्र किया गया है कि जब नेचुरली ट्रू ब्रीडिंग हो रही होगी तो प्लांट के पास TT कैरेक्टर्स होंगे, और अगर शॉर्ट प्लांट जनरेशन के बाद निकला तो उसके लिए स्मॉल टी यूज़ करेंगे। वैसे तो कैपिटल T टॉल प्लांट्स के लिए और स्मॉल टी शॉर्ट प्लांट्स के लिए यूज़ होगा। ईच ऑफ देम वॉज होमोजाइगस, और वो दोनों होमोजाइगस यानी कि दो एलील्स की बात की जा रही है। एलील्स हम क्रोमोसोम के एक पार्ट को एलील कहते हैं, तो हर पार्ट को अलग अलग पढ़ा जाता है। ये होमोजाइगस है। ये दोनों अगर टी हैं तो इनको कैपिटल टी से लिखा जाएगा। अक्सर प्लांट्स के पास दोनों एलील्स स्मॉल टी से मशहूर होती है तो उसको स्मॉल टी लिखा जाएगा। और जब ये फर्टिलाइज करेंगे तो एक टी इसका और एक टी इसका, फिर एक टी इसका और फिर एक टी इसका। मैं ये आपको आगे ही बताऊंगी। Both alleles of gene pair of an organism, same organism, homozygous gene pair, an individual with a homozygous genotype is a homozygote. Mendel imagined that during the formation of gametes, the factor of pair alleles separated from each other, so that each gamete received only one factor allele for each trait. Each gamete was pure for only one allele. इसके अंदर ये बात बताई है कि गैमेट्स की फॉर्मेशन पेयर्स के फॉर्म में होती है, तो जाइगोट अपनी शक्ल यानी जेनेटिक मटेरियल मेल और फीमेल के अपने पेरेंट्स से ही उठा रहा होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एली इनटू द गैमेट्स वाज रैंडम। एवरी गैमेट्स had equal chance of getting one allele, or the other pair of half gametes had one allele, the other half carried the other allele. A fertilization, male gametes with one factor T united at the random female gamete carrying its factor T and restored the set of TT trained zygote। इसके अंदर ये बताया है कि हर एलील के पास अपना अपना एक पेयर होता है। अक्सर वो पहला पेयर अपने फादर से उठाता है और दूसरा पेयर अपने मदर से उठाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल होने का कैरेक्टर होता है जो वो अपने फादर से ज़्यादातर उठाता है। तो पहला ट्रेट स्पर्म देता है और फिर दूसरा ट्रेट
दूसरा ट्रेड ओवरी देती है। यहाँ पे एक तरीके से फर्टिलाइजेशन का जिक्र हुआ है। टी और टी टॉल प्लांट को क्रॉस फर्टिलाइज किया गया टी प्लांट के साथ। पहला ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इसी तरीके से। तो क्लास यहाँ पे फोर ऑफस्प्रिंग टॉल ही निकलेंगे। द ऑफस्प्रिंग एंड टी टू एलिड्स ऑफ इट द जीन पेयर एन इंडिविजुअल ऑफ अ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप इज हेट्रोजाइगोट। यानी कि जो फॉर्मेशन होगी वो हेट्रोजाइगोट, यानी उसके पास फ्यूचर जनरेशन में डालने के लिए ये कैरेक्टर्स भी मौजूद होंगे। हाउ डिड द कंट्रास्टिंग फैक्टर्स बिहेव टुगेदर इन F1? यहाँ पे एक स्पेशल बात बताई गई है कि ये कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स वर्क कैसे करते हैं। इफ़ टू डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ एलील्स द F1 stayed together and coexisted by each without interfering and intermediating each other's nature। इसके अंदर ये है कि ये सब नेचुरल फिनोमेना है और ये इंटरप्रिटेशन यानी कि कोई नेचुरल मामले में इंटरफेयरिंग का प्रोसेस इनके अंदर नेचुरली प्रोवाइडेड है ही नहीं। और टी बिकम्स डोमिनेंट, तो यहाँ पे एक ट्रेंड डोमिनेंट है और एक ट्रेंड रिसेसिव है। ये स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी का एक कैपिटल टी डोमिनेंट है और ये एक रिसेसिव है। इसमें ये बात बताया है कि इसके अंदर कोई भी ट्रेंड ऐसा नहीं जो रिसेसिव या डोमिनेंट ना हो। एक डोमिनेंट है तो एक रिसेसिव है। Gametes had a random fertilization. Every sperm gamete have equal chance to fertilize every female gamete. There is no choice. So class, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का अमल मेल और फीमेल दोनों के दरमियान हो रहा है और ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फर्टिलाइज करने का अमल पी प्लांट में यानी कि मटर के पौधे में हो रहा है। और मटर के पौधा फर्टिलाइज जब हो रहा होता है तो इसका एक अपना स्पेसिफिक एक मैनर है। तो क्लास यहाँ पे आपको पुनीट स्क्वायर्स के बारे में हम बताएंगे। सो क्लास लेट्स विजुअलाइज द सेल्फ फर्टिलाइजेशन ऑफ F1 and the help of Puneet square. It is also called checkerboard. Puneet was a British mathematician who introduced it in a simple method of tracking the kind of gametes. So class यहाँ पे पुनीत के बारे में बताया है। पुनीत एक मैथमेटिशियन था जो ब्रिटिश था। उसने ये ब्रैकेट्स के ज़रिए ये स्क्वायर बनाया और ट्रैकिंग यानी कि ये एक तरीके से चेकर भी कहलाता है। ये कैसे चेक हुआ जाता है? गैमेट्स ऑफ वन पेरेंट आर अरेंज ऑन द टॉप ऑफ, इसमें ये बताया है कि एक पेरेंट के गैमेट्स अरेंज किए जाते हैं टॉप पे और एक पेरेंट के गैमेट्स साइड पे अरेंज किए जाते हैं। ईच ब्लॉक ऑफ स्क्वायर presents a combination of alleles, the genotype offspring। तो इसमें हमें जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग के बारे में पता लगता है कि आखिर ऑफस्प्रिंग किस तरीके का होगा। मैं एक पुनीट स्क्वायर बना के दिखाऊंगी। तो जैसा कि आपको यहाँ पे टी नज़र आ रही है, ये यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी एक प्लांट के अंदर ही अपनी सेल्फ ही फर्टिलाइजेशन हो रही है। तो ऑफस्प्रिंग इस तरीके का निकलेगा टी और टी। पहला ऑफस्प्रिंग कदावर होगा, दूसरा ऑफस्प्रिंग भी कदावर होगा लेकिन 75% इसका कद लंबा होगा। तीसरा ऑफस्प्रिंग भी कदावर होगा। ये क्यों हुआ? ये हमने पहले इसलिए नहीं रखा क्योंकि कैपिटल टी हमेशा से पहले ही आता है और स्मॉल टी हमेशा से बाद में आता है। ये वाला शॉर्ट होगा क्योंकि इसने अपनी माँ और बाप के शॉर्ट कैरेक्टर्स ले लिए हैं। तो कितने दाने? 1 2 3
टॉल हुए और एक शॉर्ट हुआ। ये हम इसी ऑफस्प्रिंग की सेल्फ फर्टिलाइजेशन यानी अपने अंदर ही फर्टिलाइजेशन का अमल को देखते हुए आ रहे हैं। क्लास, आज के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक ट्रेड सिस्टम बताया। इसके अलावा मैंने आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इंटरप्रिटेशन भी बताया, मेंडल्स की क्रॉसिंग ओवर उसके बारे में भी बताया। होप सो आज का लेक्चर आपको इजी लगे और ये आपको समझने में मदद दे। सो क्लास, अगले लेक्चर में हम लोग मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डिटेल से पढ़ेंगे। इसके लिए आपको पुनीत स्क्वायर का पता होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। सो क्लास, रेशोज़ के और हर चीज़ के मामले में थोड़े कॉन्शियस हैं। अगर यहाँ पे स्मॉल टी होता और यहाँ पे टॉल था तो ये यहाँ पे स्मॉल टी आ जाता। इसी तरीके से इसका भी अपना एक तरीका है करने का। होप सो आपको ये प्रोसेस आ गया हो। ये बहुत इजी और आसान है और ये चेकर बोर्ड के नाम से भी मशहूर है। तो आप अपनी ज़िंदगी में अभी इस टाइम भी ये पता लगा सकते हैं, बट आपको इसका मेथड करना आना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।